Hello and welcome to today's edition of Daily News Digest. Today we are going to discuss some important articles from Indian Express and the Hindu, which are very much relevant for UPSC examination for prelims as well as mains. So let's start. The very first article which I'm going to start with is the article from Indian Express, explain page. This is regarding the new guideline of which is released by the Education Minister, the UGC guideline for minimum qualification for appointment and promotion of teachers and academic staff in universities and colleges and measures for maintenance of standards in higher education. तो ये नई गाइडलाइन है। इसमें कुछ चेंजेस हैं लास्ट गाइडलाइन से रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। तो ये कंप्लीट जो आर्टिकल है ये रिगार्डिंग है वाइस चांसलर्स अपॉइंटमेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज, इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब इसमें देखते हैं कि कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। फर्स्ट तो हमारे लिए हमारे प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है। हाउ वीसीज आर अपॉइंटेड। तो वीसीज कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। The regulation notified by this University Grant Commission in 2018 said a search cum selection committee comprising eminent persons in higher education shall shortlist 3 to 5 candidates by public notification, nomination, a talent search process or a combination of these process। तो इस ये जो प्रोसेस मेंशन है इसके थ्रू 3 से 5 कैंडिडेट का नाम ये कमिटी देगी, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। एंड द चांसलर और विजिटर इन ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपॉइंट द वीसी फ्रॉम अमंग द रिकमेंडेड नेम्स। तो जो भी चांसलर होता है या विजिटर या फॉर एग्जांपल विजिटर्स को बोलते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो वो क्या करते हैं, वो इन जो सिलेक्टेड नेम्स है उसमें से एक किसी पर्सन को फाइनल करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर। In the case of state and private universities, one member of the committee is nominated by UGC chair। ये थोड़ा सा डिफरेंस है सेंट्रल उसमें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देखोगे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बट इन केस ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज द वन मेंबर ऑफ द सर्च कमिटी is nominated by the UGC chairman। For state university, the rest of the committee is constituted in accordance with the state law। तो ये हमें प्रोविजन याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इन केरला यूनिवर्सिटी एक्ट, VC will be appointed by the Chancellor on the unanimous recommendation of committee appointed by him, consisting of 3 members, one elected by University Senate, one nominated by UGC Chairman, and one other is the Chancellor Governor itself। The central universities are established under the Act of Parliament and are administered by the center। The visitor, their ceremonial heads, is the President of India in case of central universities। And the composition of committee to appoint the vice chancellor of a central university is determined by the act that governs the particular university। तो एक्ट डिटरमाइन करेगा कि कंपोजिशन क्या होगा कमिटी का। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2018 अपॉइंटमेंट रेगुलेशन या नोटिफिकेशन। उसके हिसाब से इस टाइप से इसमें अपॉइंटमेंट होते कमिटीज होती हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए कमेटी कुछ और होती है। इन केस ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी चेयरमैन भी उसका मेंबर होगा, और जो बाकी मेंबर्स है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो इस पर्टिकुलर स्टेट का जो एक्ट है जिसके अंडर में वो रेगुलेट होती है यूनिवर्सिटी वो डिसाइड करेगा। इन केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिस एक्ट के थ्रू बनी है वो एक्ट डिसाइड करेगा व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कम सर्च कमिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल। अब यहाँ स्टेट वर्सेस सेंटर और वीसीज ये जो पार्ट दे रखा है, ये जो कुछ रिसेंट कंट्रोवर्सीज है रिगार्डिंग सिलेक्शन उसके हिसाब से दे रखा है। एग्जांपल्स हैं कुछ, नॉट वेरी मच रिलेवेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब जो नई गाइडलाइन है वो क्या बोलती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस न्यू ड्राफ्ट रूल्स it says that the chancellor or visitor shall constitute the search selection committee comprising 3 experts। तो 18 का रेगुलेशन था, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया था कि कमिटी कौन बनाएगा। सो ये जो नया ड्राफ्ट है ये स्पेसिफाई कर रहा है द चांसलर और विजिटर will constitute the search cum selection committee। So this is one point। The new regulation specify the composition of the committee, a member of each nominated or member each nominated by the visitor, the chancellor, the UGC chairman, and the apex body of the university, for example senate, syndicate या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दिस गिव द नॉमिनेशन नॉमिनी द सेंटर द मेजोरिटी। तो ये बोल रहा है कि 3 मेंबर्स हैं, एक यूजीसी चेयरमैन डिसाइड करेगा, एक चांसलर डिसाइड करेगा, और दूसरा जो एपेक्स बॉडी होगी यूनिवर्सिटी की वो डिसाइड करेगी। तो अल्टीमेटली दिस विल गिव प्रेमेसी और फॉर एग्जांपल मेजोरिटी टू द नॉमिनी ऑफ सेंटर, जो सेंटर नॉमिनेट करेगा। तो ये एक इशू है जिसके कारण कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। बिसाइड्स प्रोफेसर्स, इंडिविजुअल्स
at senior levels in industry, public policy, public administration, public sector undertakings can also become vice chancellor. ये इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है कि प्रोफेसर्स के अलावा भी इंडिविजुअल्स which are at senior position in the industries in public policy, in the field of public administration or public sector undertakings can also become vice chancellors. तो ये important point हमें याद रखना है. This is all from this particular article. इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? Let's see. Which of the following is a key feature of new university grant commission regulations for the appointment of vice chancellors? तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. कौन सा की फीचर है हमें बताना है. द फर्स्ट इज द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी कैन ओनली कंसिस्ट ऑफ एकेडमिक एक्सपर्ट्स फ्रॉम विद इन द यूनिवर्सिटी. तो ये इनकरेक्ट होगा, अभी हमने देखा है. Second statement, the new UGC regulation specifies that chancellor, visitor, UGC chairman, and apex body of university each will nominate one member to the search cum selection committee, giving the center's nominee the majority. ये भी ये करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी हमने पढ़ा है इसको. तो बी विल बी द आंसर. हम बाकी 2 स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं. ओनली प्रोफेसर फ्रॉम विद इन द यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड वाइस चांसलर. नहीं, अभी हमने देखा अदर पर्सन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी central undertakings can also become the person which are at senior level can also become the vice chancellors. Last statement, the new UGC regulations allow the search cum selection committee to consist of only 2 members, one from UGC and one from university. ये भी इनकरेक्ट होगा, हमने देखा अभी इसमें 3 members रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. तो आंसर विल बी बी. बी विल बी द आंसर. Coming to the next article, from the same page you can see what is the pink fire retardant. ये fire retardants क्या होते हैं? This is currently in use due to the wildfire in the California, Southern California, Los Angeles and other regions. So उसके कारण जो ये पिंक फायर रिटार्डेंट यूज किया जा रहा है, तो ये क्या होता है, फायर रिटार्डेंट्स क्या है, उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसमें मेंशन है इस आर्टिकल में. सो फायर रिटार्डेंट्स इज अ मिक्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड टू एक्सटिंग्विश और स्लो द स्प्रेड ऑफ फायर. So that is very much evident from the definition of for the name itself. तो ये इसका मीनिंग होगा. टू टेकल wildfire in the US, authorities commonly use a brand known as Fochet, which mostly contains an ammonium phosphate based slurry. तो ये इसका chemical composition है, ammonium phosphate. Salts like this ammonium phosphate do not evaporate easily like water and stay for longer. So this will be very much beneficial to control the fire. तो ये हमारा कुछ टेक्निकल डिटेल है इसका. अदर देन दिस, व्हाई देयर इज वर्ड यूज पिंक और कलर क्यों यूज करते हैं? कलर इज यूजुअली एडेड टू फायर रिटार्डेंट्स टू इंश्योर दैट फायर फाइटर्स कैन सी इट अगेंस्ट द लैंडस्केप. उनको अच्छे से पता चल जाए कि कहाँ हम किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है. दिस हेल्प देम क्रिएट ए फायर लाइन, पोटेंशियली सेविंग लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. जो फायर फाइटर्स हैं उनको हेल्प करता है टू क्रिएट ए फायर लाइन. तो ये कलर इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं. व्हाट आर द कंसर्न्स? तो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैव आर्ग्यूड दैट द स्प्रेइंग फायर रिटार्डेंट्स यूजिंग प्लेन इज इनइफेक्टिव, एक्सपेंसिव एंड अ ग्रोइंग सोर्स ऑफ पॉल्यूशन फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम. बिकॉज इसमें केमिकल्स होते हैं, उसके कारण ये पॉल्यूशन का कारण बनता है. इट इज ऑल्सो हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ बिकॉज दीज टॉक्सिक मेटल्स लाइक क्रोमियम and cadmium which are present in fire retardants which can cause cancer and kidney and liver disease in humans. तो ये इस टाइप से it can create adverse effects on human body also. However, their adverse environmental impact is potentially bigger in scale, especially when retardants enter waterways or kill aquatic life. तो ultimately waterways में जब enter करता है तो it kills aquatic life, it reduce the biodiversity of that aquatic body. तो इस टाइप से ये ज़्यादा अफेक्ट करता है environment को as compared to humans. The global temperature continue soaring, wildlife are expected to become more frequent and intense, and this will only increase the use of aerial fire retardants. So ultimately, data shows that 440 million gallons of retardant were unleashed between 2009 and 21 in the US. So we should ultimately, article is saying that we should think about some alternatives, because despite having its ineffectiveness, we are continuing its use एट सच लार्ज स्केल. बिकॉज आपने देखा इस डाटा से हमें पता चल रहा है कितने लार्ज स्केल में इसको हम यूज कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली इट इज हैम्परिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी and also affecting the biodiversity. So we should think about some other alternatives for or in place of fire retardants which are currently in use. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम देखेंगे कि जो लोकेशंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट है वाइल्ड फायर की. तो कैलिफोर्निया जो है उसकी लोकेशन आपको एटलस में मार्क करनी चाहिए. दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल.
मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द हिंदू में एक आर्टिकल दे रखा है। ये सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहा है, पर अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द ट्रेंड्स विच आर वरिंग। सो क्या ट्रेंड है जो वरिंग है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से? तो दिस इज रिगार्डिंग डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी लेवल पुश अप केरलास मैटरनल मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। तो फर्टिलिटी रेट के बारे में जो डाटा है हमें पता है, केरला इज वेरी डेवलप्ड स्टेट, एंड इन टर्म्स ऑफ दिस सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स और इन हेल्थ इंडिकेटर्स it is performing very well. So considering that even after reducing the fertility rate, the mortality rate in maternal mortality rate is beginning to climb, and due to this there is some worry among the experts. So Kerala's mortality rate, maternal mortality rate, is lowest in the country at 19 per 1 lakh live births, is now climbing steadily, much to the consternation of the state health department. The reason for the increase may be beyond the control of officials. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो डाटा हम देख रहे हैं, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो डाटा है पुट्स केरला's MMR at 19. However, while it dependent on a sample survey to arrive at a figure, the state health department actually estimated the maternal deaths Kerala has near 100% institutional delivery, put the figure at 29. तो थोड़ा सा चेंजेस सेंट्रल के डाटा में और स्टेट के डाटा में। नाउ एज पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बाकी का डाटा हमारे लिए काम करने के, केरला was targeting an MMR of 20 by 2030. However, that looks quite unlikely now, given that birth rate are falling steeply. Uh, uh, we reckon the state's MMR in 2024 has already climbed to 32. ये experts का मानना है। तो इस टाइप से जो टारगेट है 20 का, विच कैन नॉट बी अचीव्ड इन द स्पेसिफाइड पीरियड। नेक्स्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि केरला लेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन दिस साउथ, अटेनिंग द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ऑफ 2.1 इन 1987 88। ये हमें याद रखना है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 का, इसने कब अचीव कर लिया था? 1987 88। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता क्या है? फर्टिलिटी पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फर्टिलिटी रेट क्या होती है एंड देन रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, ये पता होना चाहिए। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन नीड्स टू हैव टू रिप्लेस हरसेल्फ इन हर जनरेशन सो दैट द पॉपुलेशन इज स्टेबल। तो कितना एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन का के होने चाहिए टू रिप्लेस, फॉर एग्जांपल हम इसको रिप्लेसमेंट लेवल भी बोलते हैं, ताकि इसमें ना पॉपुलेशन डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, जितना पॉपुलेशन है वो उतना ही रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस इज फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल, उसको हम मानते हैं 2.1 इज द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ये कब केरला ने अचीव किया था? 1987 88। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स? याद रखना, एमएमआर हम पर लैख लाइव बर्थ देखते हैं, और हम जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और नियोनेटल मोर्टालिटी रेट जो देखते हैं वो पर 1000 लाइव बर्थ देखते हैं। एंड इस क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन डेमोग्राफिक ट्रेंड इन केरला बेस्ड ऑन लेटेस्ट रिपोर्ट, कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है? The sample survey registration system estimate of Kerala MMR for 2018-19 was 29, which was confirmed by State Health Department. तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि हमने देखा दोनों के डाटा में थोड़ा सा वेरिएशन है, एक में 19 है तो एक में 29 है। Kerala has nearly 100% institutional deliveries, and State Health Department estimate MMR 2018 was 29, which is higher than the estimate provided by sample registration system. So ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। Kerala's fertility rate crossed the replacement level of children only recently in 2020, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज ये 1987-88 में इसने अचीव कर लिया था। द स्टेट टारगेट फॉर एमएमआर इज 20, बट द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इन केरला में टेक दिस टारगेट अनलाइकली, मेक दिस टारगेट अनलाइकली। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी द स्टेट टारगेट फॉर एमएमआर इज 20, बट द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इन केरला मेक दिस टारगेट अनलाइकली, तो ये करेक्ट हो जाएगा। टारगेट 20 है बाय 2030, अभी हमने देखा है रिसेंटली। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हियर, sorry, we have discussed. We will discuss some important articles from tomorrow newspaper, and we'll meet again. Thank you so much.